Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this lecture we are going to talk about a very interesting area of property law, that is the law on co-ownership of land. अच्छा, co-ownership किसको कहते हैं? co-ownership कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तो उनके लिए जो लॉ डेवलप हुआ है वो हम co-ownership के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, ये कुछ बेसिक बातें आपको बताता चाहूँ कि co-ownership का जो टॉपिक है, ये वैसे तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड लैंड के बाद आता है, लेकिन एज़ फार एज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक इज़ कंसर्न, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर इस पे हर साल प्रॉब्लम और ऐसे क्वेश्चन दोनों भी दे सकता है। और प्रॉब्लम क्वेश्चन या एक क्वेश्चन का आना तो बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है। इवन अगर आप मार्टिन डिक्सन जो इसकी जो एसेंशियल रीडिंग है, अगर आप वहाँ से भी पढ़ते हो तो आप देखोगे कि इसकी रीडिंग भी काफ़ी एक्सटेंसिव है और इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिनको समझना हर स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आपको ओनरशिप तैयार कर रहा है प्रॉपर्टी लॉ के पेपर में, बहुत असेंशियल है कि आप इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से समझें। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक तो कवर करेंगे। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगा। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है, जैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, उसी तरह लेक्चर के अंदर अगर हमें सारे पॉइंट्स कवर करने हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इस लेक्चर को ब्रेक डाउन करके सुनो। ज़ाहिर सी बात है, ख़ास तौर पे अगर आप पहली दफ़ा सुन रहे हो तो आपके लिए रिकमेंडेड ही ये है कि आप ब्रेक डाउन करके सुनो, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाओ और जो पॉइंट्स हैं वो अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स के अंदर नोट करते जाओ इस लेक्चर के साथ, ताकि आपको बाद में उनको समझने में आसानी हो। बिकॉज़ जो आपने चीज़ अपने हाथ से लिखी होती है समझ के, वो बंदा इजीली पिकअप कर सकता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन की स्टेज के ऊपर आएंगे, जब हम लोग इसका पास पेपर्स देखेंगे, तो आप एक सर्टेन पैटर्न देखोगे जिसमें एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज़्यादा वो एग्जामिनर फोकस करता है, तो हमें सारे वो चीज़ें पिक करनी है। अच्छा, ये टॉपिक जनरली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी हो जाता है बिकॉज़ इसके अंदर एक थोड़ी सी इन्फ्यूजन है। इन्फ्यूजन किस चीज़ की है? इन्फ्यूजन बेसिकली इक्विटी एंड ट्रस्ट की है, जो कि आपका लेवल 6 का सब्जेक्ट है। अभी तो हम लेवल 5 पढ़ रहे हैं। सो लेवल 6 के अंदर एक सब्जेक्ट है इक्विटी एंड ट्रस्ट। बहुत से कॉन्सेप्ट जो हम जाके उधर पढ़ेंगे वो यहाँ पर एक्चुअली अप्लाई होते हैं। तो इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, ब्रीफ दूंगा अबाउट इक्विटी एंड ट्रस्ट एज वेल, जो कि आपको एटलीस्ट इस हद तक इक्विप कर देगा कि जो इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट कवर हो रहे हैं उनका एक बेसिक आइडिया आपको हो जाए। बिकॉज अ लॉट मैनी टर्म्स एंड अ लॉट मैनी केसेस perhaps overlap when it comes to the area of co-ownership and द लॉ ऑफ ट्रस्ट, ख़ास तौर पर जब हम इम्प्लाइड क्रिएशन ऑफ कोनरशिप की तरफ जाएंगे, जिसमें कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट है, रिजल्टिंग ट्रस्ट है, तो उसमें आप देखोगे कि वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ट्रस्ट से रिलेटेड हैं। सो इस वजह से ये जो कोनरशिप का टॉपिक है, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉपर्टी लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें ट्रस्ट लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डायग्राम्स के थ्रू या जिस तरह आसान करके आपको ये टॉपिक समझा सकता हूँ उस तरह करूँ। सो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर। सो मैंने आपको ये तो बता दिया कि को-ओनरशिप कहते हैं किसको हैं। को-ओनरशिप कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, तो उसके लिए जो लॉ है वो को-ओनरशिप के अंदर कवर होता है। नाउ इफ़ यू लुक एट द डेफिनेशन, इट सेज द लॉ ऑफ को-ओनरशिप ऑपरेट्स व्हेनेवर टू और मोर पीपल एंजॉय द राइट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम, ईदर एज फ्री होल्ड और एज लीज होल्ड। अच्छा, ये दो वर्ड्स भी थोड़ा समझ लें यहाँ पे। फ्री होल्ड उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि फाइनली आपकी हो चुकी होती है, उसमें कोई आपको किसी ने या गवर्नमेंट ने कोई लीज़ नहीं दी होती, यानी उसको रिन्यू नहीं करवाना होता, वो 100% आपकी प्रॉपर्टी होती है। ज़ाहिर है आपके मरने के बाद आपकी इनहेरिटेंस में आ जाएगी। बट सेम गोज़ फॉर लीज़ होल्ड। लीज़ होल्ड से मुराद इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि सेम गोज़ फॉर लीज़ होल्ड इज़ बिकॉज कि वो भी इनहेरिटेंस में जाएगी, लेकिन लीज़ जो है उसको एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको रिन्यू करवाना होता है। सो जिस तरह आप शॉर्ट लीज़ भी दे सकते हैं, 5 साल की, 2 साल की, 3 साल की, बट और जो एक नॉर्म है, एक कन्वेंशन है यूके के अंदर, कि नॉर्मली जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ख़ासतौर पे जो क्राउन ने अवार्ड की होती हैं लीजेस, वो 99 ईयर्स की लीजेस होती हैं। दे आर वेरी लॉन्ग लीजेस और वो उसका एक रिन्यूअल प्रोसेस है जिसके थ्रू वो प्रॉपर्टी टेक्निकली आपके पास ही रहती है। तो जब कोई बंदा लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को मिल के अपने और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ को ओन करना चाहता है, तो ये उससे रिलेटेड लॉ है। द लॉ
of co-ownership is to be found in the 1925 legislation of the LPA 1925 Common Law and TLATA, that is Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996. तो इसको हम बार बार डिस्कस करेंगे, इसको हम TLATA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग, Trust of Land and Appointment of Trustees Act 1996. Now, so basically, there are two statutes that are primarily governing this area. That is the Law of Property Act, LPA 1925, and TLATA, along with, of course, common law. Common law judgment law है, cases हैं जिनके फैसले इसी statutory regimes को explain कर रहे हैं. अब यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बताने की ज़रूरत है कि pre 1925 law created several problems, due to which several changes were made within the land reforms introduced under the LPA 1925 and LRA 1925. So, 1925 में 1925 में there were massive land reforms in England. Specifically, these two statutes, firstly the Law of Property Act 1925 and the Land Registration Act 1925, made certain changes. In fact, not certain changes, I would say radical changes in the process of owning property and, you know, रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली, और सेल परचेज को भी इसने काफ़ी ज़्यादा चेंज रेवोल्यूशनाइज कर दिया. तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड के तो एक पूरा एक अलहदा से लेक्चर बनता है, और कि किस तरह से LRA 1925 ने चेंजेस ब्रॉड की और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया. मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन LPA ने भी बहुत सी चीज़ों को चेंज किया, और ये चेंजेस आपको को ओनरशिप के अंदर भी रिफ्लेक्टेड नज़र आएंगी. ख़ास तौर पर जो लॉ था 1925 से पहले, उसमें एक जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन थी और प्रॉब्लम थी, वो थी एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन की. बेसिकली जब किसी भी प्रॉपर्टी में को ओनर्स होते हैं, तो अगर एक को ओनर सेल कर देता था और अगर डिस्प्यूट राइज हो जाता था बिटवीन को ओनर्स, तो जो बोनाफाइडे परचेजर होता था, बोनाफाइडे परचेजर कौन है? द पर्सन हु इज़ एन इनोसेंट परचेजर, जिसका कोई लेना देना नहीं है बिटवीन द को ओनर्स. उसने एक पार्टनर से, को ओनर से प्रॉपर्टी खरीद ली, और अब उसको पता लगा कि जी आपस में इन दोनों का कोई मसला है, या इन 4 लोगों का या 8 लोगों का, जितने भी लोग उसको ओनरशिप में थे, उनका आपस में मसला है. तो जो बेचारा बोनाफाइडे परचेजर था, जो थर्ड पार्टी थी, जो इसका इस को ओनरशिप से पहले डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं था, अब वो बेचारा भी सफ़र कर रहा है, बिकॉज एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन का आगाज़ हो चुका है. सो इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1925 के अंदर जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई, उन्होंने एक काफ़ी बेहतर मैकेनिज़्म प्रोवाइड किया है कि किसी तरह से जो बोनाफाइडे परचेजर है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, जो को ओनर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके. यानी अगर किसी की इजाज़त के बगैर वाकई कोई प्रॉपर्टी सेल हो गई है, तो कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जहाँ पर वो अपनी ग्रीवियंस को एड्रेस करवा सकता है. सो हम ये अभी रजीम पढ़ेंगे कि किस तरह से दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर रीचिंग है, उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया इंग्लिश लैंड लॉ के अंदर, जिसकी बेसिस के ऊपर वो जो एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है. खैर, ये हम आगे जाके कवर करते हैं. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या बातें करेंगे, और ये लेक्चर किस पार्ट में डिवाइड होगा. यहाँ पर एक लिस्ट तो दी हुई है मैंने, लेकिन मैं आपको बेसिकली एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. देखें, इस लेक्चर को या इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, या जिस तरह से मार्टिन डिक्सन ने इस टॉपिक को लिखा हुआ है, मैं बेसिकली उस फॉर्मेट के ऊपर चल रहा हूँ, और मेरे ये जो स्लाइड्स हैं या मेरा लेक्चर है, ये भी एग्जैक्टली उस फॉर्मेट के ऊपर जाएगा जिस पे मार्टिन डिक्सन ने बेसिकली अपनी किताब लिखी है. अब वो क्या है, स्टार्ट के अंदर हमें ये समझना है कि नेचर एंड टाइप्स ऑफ को ओनरशिप क्या है, यानी किस तरह से आप को ओनर बन सकते हो, जॉइंट टेनेंसी क्या है, टेनेंसी इन कॉमन क्या है. ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं, ये शुरू के अंदर हम ये पढ़ेंगे. इसी के साथ जो एसोसिएटेड टॉपिक है वो 1925 और टलाटा के अंदर जो रिफॉर्म्स की गई 1925 की, यानी 1925 और 1996 का जो स्टैचूट है, उन स्टैचूट्स में एक तो क्या लॉज हैं और उनके अंदर क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म हो रहे हैं विद रिगार्ड्स टू को ओनरशिप, वो हम भी इसी पार्ट में पढ़ेंगे. सो आप इसको कह लेंगे दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर. उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं है, एफ के बाद अगर आप देखें. सो टेक्निकली पार्ट 1 के अंदर ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, नेचर एंड टाइप ऑफ ओनरशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट टेनेंसी, टेनेंसी कॉमन, 4 यूनिटीज़, रिफॉर्म्स अंडर 1925, रिफॉर्म्स अंडर टलाटा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टलाटा, टर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप. तो यहाँ से जो टर्मिनेशन वाली चीज़ है ना, इसको मैं पार्ट 3 रखूँगा, या इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया, लेकिन एक्चुअली अगर हम जिस सीक्वेंस में चलेंगे वो ये सीक्वेंस नहीं है. हम ये सारे पॉइंट्स पहले कवर करेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, बट देन वी विल टॉक अबाउट पॉइंट H फर्स्ट.
विच इज़ एक्सप्रेस वर्सेज इम्प्लाइड को ओनरशिप, जिसके अंदर हम कंस्ट्रक्टिव रिजल्टिंग ट्रस्ट वगैरह की डिस्कशन करेंगे. एंड देन लास्टली विल टॉक अबाउट सेवरेंस. सेवरेंस उस प्रोसेस को कहते हैं, सेवर करना, किसी चीज़ को अलहदा करना. तो सेवरेंस उस प्रोसेस को कहते हैं जहां पर को ओनर्स ने अपनी को ओनरशिप को अलहदा अलहदा करना है. अब आप सोच रहे हो कि अलहदा अलहदा करने का मतलब क्या हुआ, क्या आर दे टर्मिनेटिंग द को ओनरशिप? Technically, yes, to some extent. But if they are terminating their co-ownership, how are they going to get the fruits when the sale does take place? तो उनको अल्टीमेटली ज़ाहिर है, आपने जब को-ओनरशिप की होती है तो आप प्रॉपर्टी क्यों इकट्ठे खरीदते हो कि मुझे जो भी मुझे पैसे होंगे जो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है या अदरवाइज वो मुझे मिलेंगे या मेरा हिस्सा मुझे उसमें मिलेगा. तो हिस्सा मिलने का बेस्ट तरीका तो क्या है कि जो परचेज या सेल प्राइस है उसमें से जो प्रोसीड्स आ रही हैं उस प्रोसीड्स का आपको एक शेयर मिल जाएगा. तो सेवरेंस एक प्रोसेस है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पहले पॉइंट्स ए से लेके एफ तक जिन पे टिक लगा हुआ है, ये पॉइंट्स और सेवरेंस का जो पॉइंट है, ये इकट्ठा एक क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन में आता है. हाँ, इसमें ऑफ कोर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है और उसके ऊपर एक अलहदा से ऐसे क्वेश्चन आता है. सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टलाटा पे एक ऐसे क्वेश्चन आ सकता है. टाइप एंड नेचर ऑफ को ओनरशिप और उसके साथ सेवरेंस के ऊपर एक प्रॉब्लम क्वेश्चन आता है. और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को ओनरशिप के ऊपर भी नॉर्मली और जनरली ऐसे आता है, ख़ास तौर पर जो मैट्रिमोनियल होम केसेस हैं जिसमें स्टैक वर्सेस डाउडन है, जोन्स वर्सेस कर्नोट है, और प्रायर टू दैट जो हमारा केस था लॉयड बैंक वर्सेस रॉसेट्स. तो उस इन 3 केसेस के ऊपर टेक्निकली एक क्वेश्चन आता है जो कि resulting and constructive trust के ऊपर focus करता है. So we are going to talk about all of these points. Now, the first thing to understand as we are starting with the concept of co-ownership is to know the nature and types of co-ownerships. So the concurrent co-ownership of property describes simultaneous enjoyment of land by 2 or more persons. So it's in a simple definition. If someone asks you what is co-ownership, the answer is it's a concurrent co-ownership of property describes the simultaneous enjoyment of land by 2 or more persons, that is enjoyment of rights of the ownership by 2 or more persons at the same time. यानी एक ही टाइम पर जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी को को-ओन कर रहे हैं, उसको इंजॉय कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ को-ओनरशिप लॉ. So the co-ownership since 1st January 1926 will either be by the way of joint tenancy and और टेनेंसी इन कॉमन. सो 2 तरीके से आप को ओनर बन सकते हो, या तो आप जॉइंट टेनेंट्स हो सकते हो या आप टेनेंट इन कॉमन हो सकते हो. अब आई जस्ट वांट यू टू फर्स्ट फेमिलियराइज दीज 2 टर्मिनोलॉजीज. एंड व्हाट आर दीज 2 टर्मिनोलॉजीज? वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट टेनेंसी एंड टेनेंसी इन कॉमन. सो ये तो 2 टर्म्स हैं. अब इन 2 टर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, कवर करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जॉइंट टेनेंसी के, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टेनेंसी इन कॉमन के. वो मेक अ लॉट ऑफ डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट. बट आपने ये बात जहन में रखनी है कि 1925 के बाद से जो अब इस वक्त प्रैक्टिकली जो लॉ है, हम ऑफ कोर्स थोड़ी बात 1925 से पहले की भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो हमारा क्वेश्चन फोकस करता है, जो हमारा टॉपिक फोकस करता है, जो हमारे पता होना चाहिए, वो 1925 से आज दिन तक जो कानून है उसके बारे में पता होना चाहिए. बिकॉज उससे पहले का जो लॉ है वो तो मेरे हिस्ट्री रह चुका है. तो अब 1925 के बाद से या तो आप जॉइंट टेनेंट हो सकते हो या आप टेनेंट इन कॉमन हो सकते हो फॉर बीइंग अ को ओनर ऑफ द लैंड. अब यहाँ से आगे हमने एक देखेंगे, मैंने एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ दी है और पर्पसिवली छोड़ी हुई है. और इसकी जो हेडिंग मैंने दी है दैट इज अंडरस्टैंडिंग इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ. यानी बिफोर, मतलब आई जस्ट हैव कवर्ड ओनली 3 स्लाइड्स, आई हैव नॉट इवन टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक. लेकिन उससे भी पहले जो चीज़ हमें पढ़नी है, समझनी है और अच्छी तरह से क्लियर करना है वो है ये 2 कॉन्सेप्ट्स. कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इक्विटी क्या होता है. और इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होगा शायद अगर आपने LSM में अच्छा पढ़ा हो, लीगल सिस्टम्स एंड मेथड्स, लेवल 4 का जो सब्जेक्ट था उसके अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि इक्विटी एंड कॉमन लॉ के किस तरह क्रिएट हुए थे. लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ, डोंट वरी, मैं अभी आपको ये सारा पॉइंट क्लियर करता हूँ. और इक्विटी को समझने के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो यहाँ हमें समझना बड़ा ज़रूरी है वो है ट्रस्ट लॉ. विद ऑल ऑनेस्टी ये कोई बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है कि मैं एक स्लाइड के ऊपर या को ओनरशिप के लेक्चर के अंदर आपको पूरा
ट्रस्ट लॉ का एक बेसिक बैकग्राउंड बता दूं, लेकिन जितना मुमकिन हो सकता है मैं कोशिश करता हूं कि उतना आपको कवर हो जाए। तो पहली बात तो ये है कि इक्विटी क्या है। सो इक्विटी बेसिकली एक पैरेलल सिस्टम है कॉमन लॉ के। सो हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, देयर वी गो। सो वी हैव कॉमन लॉ। अच्छा, कॉमन लॉ की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो जाती है 1066 से, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से। जब जो विलियम द कॉन्करर था वो आया और उसने किंगडम बनाया, वो आपको सारी पता होगी। अब कॉमन लॉ की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम सिंपली कहते हैं कि व्हाट इज कॉमन लॉ, द आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव इट इज जज मेड लॉ। जज मेड लॉ. And this law have certain characteristics, which are that this judge-made law is based on binding precedent. So I will just write binding precedent. And this law was primarily based on set of rules. So let's zoom out. So common law क्या था? कॉमन लॉ एक ऐसा सिस्टम था जिसके अंदर जजेस जो हैं वो लॉ क्रिएट कर रहे थे और उस क्रिएशन के अंदर बाइंडिंग प्रेसिडेंट का सिलसिला बनाया हुआ था उन्होंने सर्टेनिटी के लिए लॉ की। और कॉमन लॉ का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कॉमन लॉ सेट ऑफ रूल्स की बेसिस के ऊपर चलता है। जो रूल्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजिड होते हैं। तो अल्टीमेटली 11वीं और 12वीं सदी में, यानी 11th एंड 12th सेंचुरी के अंदर ये काफ़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई। क्या प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि क्योंकि बाइंडिंग प्रेसिडेंट था कॉमन लॉ में, तो लोगों के बहुत से मसले ऐसे थे जिसमें इस रिजिडिटी की वजह से, जो से रूल्स ने क्रिएट कर दी थी, उसकी वजह से अनफेयरनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। यानी हर बंदे को पता होता था कि यार ये इसका आउटकम नहीं बनता, लेकिन रूल्स को फॉलो करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए ज़रूरी था कि आप वही सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करें। तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जाके किंग को कहा कि यार हमारे पास, हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस, वी वांट टू बी ट्रीटेड फेयरली। सो फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल रूल्स, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। और बादशाह को एक फरियाद की कि यार आप हमारे लिए जस्टिस कर दें, बजाय इसके कि हम सेट ऑफ रूल्स के अंदर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो जाए। तो बादशाह ने एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया और वो सिस्टम था इक्विटी का। अच्छा, इक्विटी बेस्ड थी जस्टिस एंड फेयरनेस पे। और शुरू में तो बादशाह ने पर्टिकुलरली खुद ही इस चीज़ को इस्तेमाल किया, खुद ही लोगों के फैसले करता रहा। और किन मामलों में देखें, हर चीज़ में इक्विटी नहीं थी मौजूद। इक्विटी सिर्फ प्रॉपर्टी लॉ, इक्विटी ट्रस्ट लॉ, ट्रस्ट का लॉ अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट लॉ होता क्या है। तो और कुछ एरियाज ऑफ फैमिली लॉ के अंदर इक्विटी की बुनियाद के ऊपर लोगों के फैसले, लोगों के मसले हल करना शुरू किए। और ये बादशाह खुद कर रहा था शुरू में, लेकिन अल्टीमेटली जब उसने ये रियलाइज़ किया कि यार ये तो मेरे पे बड़ा बर्डन पड़ जाएगा, तो ही अपॉइंटेड लॉर्ड चांसलर कि तुम जो है, तुम लोगों के फैसले करो बेस्ड ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल्स, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर। तो दिस इज हाउ अ पैरेलल सिस्टम वाज बॉर्न अगेंस्ट कॉमन लॉ। यानी ये जो इक्विटी का सिस्टम था, ये एक आप कह लें कि एक काउंटर मैकेनिज्म था टू कॉमन लॉ, जहां पर कॉमन लॉ बहुत रिजिड हो रहा था, तो उस रिजिडिटी को डिफीट करने के लिए इक्विटी क्रिएट की गई। अच्छा, ये तो हो गई हिस्ट्री इक्विटी की। बिकॉज ये इक्विटी का लफ्ज़ मुझे एक्सप्लेन इसलिए करना ज़रूरी है बिकॉज इक्विटेबल टाइटल हम बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे और उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इक्विटी का सिस्टम जो था वो कोर्ट ऑफ चांसरी, सीसी हम यहाँ लिख देते हैं, कोर्ट ऑफ चांसरी, लॉर्ड चांसलर ने अपनी एक पैरेलल कोर्ट रन करना स्टार्ट कर दी। जाके 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर जुडिकेटर एक्ट आया जिसने बेसिकली इक्विटी और कॉमन लॉ को दोबारा मर्ज कर दिया था। दोबारा से मुराद यानी पहली दफ़ा मर्ज कर दिया। और अब जो है
आपकी जो हाई कोर्ट है उसके 3 बेंचेस हैं. वी हैव द क्वींस बेंच, वी हैव द फैमिली बेंच एंड द चांसरी डिवीजन. अब ये जो चांसरी डिवीजन है यहाँ पर इक्विटी के मसले आते हैं. वो पर्टिकुलरली एक ख़ास बेंच बना दिया है हाई कोर्ट के अंदर जो कि सोली इक्विटेबल इश्यूज़ को डील करता है. अब ये नहीं हो सकता कि कॉमन लॉ, अगर क्रिमिनल लॉ है तो उसमें आप इक्विटी के रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें. नो नो नो, कुछ ख़ास एरियाज़ हैं सिविल लॉ के जिसके अंदर इक्विटी अप्लाई होती है. अच्छा, तो ये तो होगी इक्विटी की एक छोटी सी हिस्ट्री कि इक्विटी क्या है. अब इसी पॉइंट से रिलेटेड आप पे आ जाते हैं ट्रस्ट पे. व्हाट इज अ ट्रस्ट? व्हाट इज अ ट्रस्ट? अच्छा, ट्रस्ट बेसिकली अमानत को कहते हैं. अमानत का मतलब क्या होता है? व्हेन यू गिव एनी ऑफ योर प्रॉपर्टी फॉर समवन टू टेक केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी फॉर यू. सो अगर आप कोई चीज़ किसी और को देते हो, अच्छा, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट से मुराद ये है कि जिसको आप वो चीज़ दे रहे हो आपको पैसे नहीं चाहिए उससे, क्योंकि अगर पैसों का मामला होगा एंड दैट पर्सन परचेजेज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई है. बट वट वी आर कंसर्न इन अ ट्रस्ट इज दैट लेट्स से कि अगर मेरा बेटा छोटा हो, if my son is less than 18 years of age and I want to gift him a car, I cannot outrightly transfer the car on his name. But what I can do is that I can appoint a trustee who is going to hold that property for my son unless he turns 18. So क्या किया मैंने कि मैंने अपनी गाड़ी अमानत के तौर पर एक थर्ड पार्टी को दे दी कि यार तुम ये इस बच्चे के लिए होल्ड कर लो. So that is a trust. Now, when we talk about a trust, the person who creates the trust is known as the settler. The person who creates the trust. And that person has 2 titles. He has the legal title plus the equitable title before making the trust. So I was the settler in our case. Because गाड़ी मेरी थी and the trustee can be my brother or my lawyer. So the trustee is the person, अमानतदार जो है, trustee, he's the guy who's going to hold that property for the beneficiary. So this guy, the trustee, I will have to transfer the legal title to the trustee. And the equitable title or the beneficial title will go to my son, who is the beneficiary. Right? Here's the thing. You might be wondering that what is this beneficial title means? Equitable title or beneficial title? Pretty much the same thing. Don't get confused over that. In property law, we would primarily be using the word equitable title. So please try to understand here. The settler, the one who was making this gift, could not have given it to B directly because B is a minor. Uske naam to gaadi ho hi nahi sakti thi. So what the settler did was that he added a third party, which can be his brother or his lawyer or anyone, a trustee company perhaps, a professional company, to hold that car for his son, the beneficiary. And the rule is that once a trust is validly created, the settler drops out of the picture. He has nothing to do with it. Right? And so he vests, which means he transfers this legal title to the trustee. And then the beneficiary gets the equitable title. And that, you might be wondering, that if the settler goes away, एंड द ट्रस्टी डज नॉट, बिकॉज अब मज़े की बात क्या है, देखें लीगल टाइटल ही तो मेन चीज़ है. यानी गाड़ी का कागज़, उसकी ट्रांसफ़र मुझे अब अपनी ट्रस्टी को देनी है, क्योंकि बच्चे के नाम पे तो मैं गाड़ी नहीं कर सकता. तो यू माइट बी वॉन्डरिंग कि अगर ट्रस्टी बाद में बेनिफिशरी को कहे कि यार ये तो अहमद ने मुझे कहा था कि पक्की पक्की आपकी हो गई, सो हाउ वुड यू प्रूव इट?
यू माइट बी थिंक सर इसकी कोई एविडेंस होनी चाहिए. नो, अ ट्रस्ट कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन. जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? कंसिडरेशन थी. यहां पर क्या है? आउटराइट गिफ्ट है ये. यानी आप इसको ग्रेटुशियस ट्रांसफर कह सकते हैं. ग्रेटुशियस मीन्स यानी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है ये. तो बेनिफिशियरी जो इक्विटेबल टाइटल है उसका क्या करेगा? यानी पहला सवाल तो ये पैदा हो गया कि सर ये इक्विटेबल टाइटल अभी तक समझ नहीं आई क्या चीज़ है. ये हवा है? हवा में कोई चीज़ है? बिल्कुल ऐसे ही है. ये कोई फिजिकल टेंजिबल चीज़ नहीं है जो आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो रही है. ये इक्विटी का एक तसव्वुर है, एक ख्याल है कि जो बेनिफिशियरी है उसका एक एक्स्ट्रा टाइटल है, इक्विटेबल टाइटल. और मज़े की बात क्या है कि जो ट्रस्टी है जिसके पास लीगल टाइटल है वो अगर ये डिसीव करता है, ये फ्रॉड करता है कि जी मैंने बेनिफिशियरी को नहीं देना, तो इट इज़ ऑलवेज द बेनिफिशियरी दैट सूज द ट्रस्टी और हिज गार्डियन और एनीवन, जो भी सू करना चाहता है उसके बिहाफ पे. बट इट्स ऑलवेज द बेनिफिशियरी हु इन्फोर्सेज द ट्रस्ट. द ट्रस्ट इज नॉट इन्फोर्स्ड बाय द सेटलर. द ट्रस्ट इज ऑलवेज इन्फोर्स्ड बाय द बेनिफिशियरी, जो उस ट्रस्ट का बेनिफिट लेने वाला था. तो what did we learn? We learned that trust is an equitable device where rights are transferred from one party to another to hold those rights for another party. एंड ये अमानत देने का कोई भी तरीका है. अब मुख्तलिफ टाइप के ट्रस्ट होते हैं. एक तो मैंने आपको सामने बना दिया, इसमें तो बेटे की मिसाल दे दी थी ना. व्हाट अबाउट कि आप क्या अपने लिए ट्रस्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है. यहां पर डायग्राम बना लेते हैं. यानी सेटलर थे आप और आपने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की ट्रस्टी को और कहा कि वापस मेरे लिए ही होल्ड करो. तो उस सूरत में क्या हो जाएगा कि आप बेनिफिशियरी बन जाओगे. तो लीगल टाइटल आपने आगे भेज दिया था और इक्विटेबल टाइटल आपके पास ही वापस आ गया और बेनिफिशियल टाइटल. इसको हम कहते हैं बेयर ट्रस्ट. बेयर, BARE, बेयर ट्रस्ट. तो यानी आप अपने लिए भी कोई ट्रस्ट बना सकते हो. और यू माइट बी थिंकिंग कि सर अपने लिए क्यों ट्रस्ट बनाएंगे? टैक्स अवॉइड करने के लिए. क्योंकि जब आपके नाम पे लीगल टाइटल नहीं है और बेनिफिशियल टाइटल है तो आपको हर साल उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. और ये लीगल है, ये जायज़ है, इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, या इसको हम टैक्स एवेजन नहीं कहते. क्योंकि मैकेनिज्म ही उनका ऐसा बना हुआ है कि जब ये सेटलर ट्रस्टी के नाम ट्रांसफर करेगा तो एक मेजर टैक्स तब भी काट लिया जाएगा. सो वो टेक्निकली टैक्स पेड बनी रहेगी, लेकिन हर साल का मसला नहीं रहेगा. फिर इसी तरह यहां तो ये सिचुएशन थी ना कि सेटलर खुद बेनिफिशियरी बन गया. एक वो सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर सेटलर खुद ट्रस्टी बन जाए. यानी मैं कहूं यार मैं अपने बेटे के लिए ये गाड़ी अमानत के तौर पर होल्ड कर रहा हूं. तो उसमें क्या हुआ? दैट द सेटलर becomes the trustee to, sorry, my apologies, settler becomes the trustee to hold it for his son जो कि बेनिफिशियरी था. तो ये अच्छा, अब उस सूरत में जाहिर है उसने लीगल टाइटल रिटेन कर लिया और बेनिफिशियल टाइटल या इक्विटेबल टाइटल जो है वो सन के पास चला गया. अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटे को कुछ भी नहीं मिल रहा होगा. ये जो बेनिफिशियल टाइटल लिखा है ये बेटे को मिल नहीं रहा होगा. यहाँ पे सॉरी मेरे पीछे नज़र नहीं आ रहा, अब थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है. बट मैंने सिर्फ बेनिफिशियल और इक्विटेबल टाइटल लिखा है. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि ट्रस्ट बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं. आप अपने आप से भी बना सकते हैं, आप थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकते हैं, खुद भी बन सकते हैं और खुद बेनिफिशियरी भी बन सकते हैं. मेन बात ये समझनी है जो हमारे लिए रेलिवेंट है इस वक्त, वो ये है कि जब ट्रस्ट बनता है तो उसका जो रियल मालिक होता है वो बेनिफिशियरी होता है. अगर कहीं भी किसी भी फॉर्म का ट्रस्ट है तो जिसके पास इक्विटेबल और बेनिफिशियल टाइटल है दर हकीकत मालिक वो है. ये आपको बात समझनी है. मालिक जिसके पास लीगल टाइटल है वो सिर्फ कागज के अंदर है, कानून के अंदर है लीगल टाइटल. हकीकी मालिक जो है वो इक्विटेबल टाइटल है, जिसके पास भी होगा वो जो भी बेनिफिशियरी है. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ट्रस्ट के अंदर. अब ये कॉन्सेप्ट समझाना क्यों जरूरी था आपको इस स्टेज के ऊपर, इस
इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जो को ओनरशिप का लॉ है वो एक ट्रस्ट के अंदर उसको बंद किया हुआ है। यानी जब आप दो या दो से ज़्यादा लोग इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर कोई प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, तो जिस दिन वो को ओनरशिप के रिश्ते में आते हैं उसी दिन एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। इस वजह से हमें अपने आप को इन टर्म्स के साथ फेमिलियराइज करना बहुत ज़रूरी है कि इक्विटेबल टाइटल क्या है, लीगल टाइटल क्या है, बेनिफिशियरी कौन होता है, ट्रस्टी कौन होता है। सेटलर आप इस लेक्चर की हद तक ज़्यादा देखेंगे कि सेटलर का रोल नहीं है, क्योंकि ये लोग जो सेटलर्स हैं ये खुद ही अपने आप को ट्रस्टीज बनाते हैं और दे होल्ड इट फॉर देमसेल्व्स एंड अदर बेनिफिशियरीज एज वेल। तो ये भी आगे जाके मैं आपको बात क्लियर करूंगा। अभी आपको जाहिर है एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, वो आपको इतनी इजीली आसानी से समझ अभी तक नहीं आएगा। ये जब आप पूरा लेक्चर समझेंगे तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा, क्योंकि आप टर्म्स के साथ बार बार फेमिलियराइज होंगे। ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ट्रस्टी इज एन अमानतदार हु हैज मेयरली द लीगल टाइटल। वो सिर्फ होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, उसका काम है कि भाई वो रख ले। मसलन मैं अगर अपनी घड़ी एक बंदे को देता हूं, यार ये घड़ी जो है ना तुमने कल मेरे दोस्त को दे देनी है, तो जिसको मैंने दी वो ट्रस्टी है कि जो कल तक होल्ड कर रहा है मेरे दोस्त को देने के लिए। तो असल में फिर घड़ी का मालिक कौन हुआ? मेरा दोस्त हुआ। जिसको मैंने दी है वो तो मेयरली एक ब्रिज का काम कर रहा है बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, और वो एक दिन के लिए होल्ड कर रहा है। अब घड़ी तो उसके पास ही होगी ना जिसको मैं पकड़ा के गया हूं, मैंने तो दे दी घड़ी। जिसी तरह सेटलर ने लीगल टाइटल जिस तरह ट्रस्टी को दे दिया, उस तरह घड़ी भी आगे चली गई। घड़ी देने के बाद असल मालिक घड़ी का कौन है? मेरा दोस्त है, जो ट्रस्टी को कहेगा यार कल अहमद ने जो घड़ी दी थी वो मुझे दे दो। So in that case, we see that it is actually the beneficiary, the person who has the equitable title, who is the real owner. A lot of students have this confusion. And the real confusion is because of this very fact that we study the law of ownership without knowing anything about equity or anything about trust. Two takeaways from this slide. Takeaway number one, equitable owner रियलिटी का मालिक है, हकीकी मालिक इक्विटेबल ओनर है, लेकिन इक्विटी के अंदर जो टाइटल होता है वो कहीं कॉन्क्रीट फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, कोई नजर आने वाले फॉर्म में नहीं है। ये एक प्रिजम्पशन है जो लॉ की है, तसव्वुर है कि यार ये इसके पास अगर इक्विटेबल टाइटल है तो ये फाइनल और हतमी मालिक है। और दूसरा, इट इज द बेनिफिशियरी हु ऑलवेज इन्फोर्सेस द ट्रस्ट फ्रॉम द ट्रस्टीज, नॉट फ्रॉम द सेटलर, no one from else but the trustees. The trustees hold the legal title, the beneficiaries have the beneficial title, and whenever there is any sort of a dispute, the beneficiary will go to the court and ultimately enforce the trust. So this is very interesting to understand. Now let's move on back to, now I want to, in fact, before I go further, let's look at the two words that I've explained you. I said that when it comes to the law of co-ownership, after 1925, you can either be joint tenant or tenant in common. So I would be using the term called JT for joint tenancy, and tenancy in common I would be simply calling as TIC in short, because I'll be making a lot of diagrams. So JT and TIC. आप या तो जॉइंट टेनेंट हो सकते हो या टेनेंसी इन कॉमन में आ सकते हो एज को ओनर्स। अच्छा, अब आगे चलते हैं। सो व्हाट इज जॉइंट टेनेंसी? इन अ जॉइंट टेनेंसी ईच को ओनर इज ट्रीटेड एज बीइंग एंटाइटल्ड टू द होल ऑफ द लैंड। अच्छा, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें दुनिया के लिए ऐसे लगेगा कि पूरा का पूरा ये एक बंदा ही मालिक है, बराबर ही होगी, as there are no distinct shares and no single co-owner can claim any greater right over any part of the land other than the other. यानी सब बराबर के हकदार हैं, कोई ये नहीं कह सकता मेरा हिस्सा ज्यादा है, जो जॉइंट टेनेंसी का एक पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। इक्वल एब्सोल्यूट शेयर्स ऑफ ऑल द को-ओनर्स। और बाहर की दुनिया को लग रहा होगा ऐसे जैसे प्रॉपर्टी एक बंदा होल्ड कर रहा है, अंदर
4 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 5 लोग होंगे. As far as the rest of the world is concerned, the land is treated as if it is owned by one person only and all joint tenants share in that one ownership. कि बाहर की दुनिया को लगता है कि जैसे एक ही मालिक है इस पूरी जमीन का. अंदर जाहिर है आपकी डिवीजन हुई होती है. In practical terms, this means that when the land is subject to joint tenancy, there is only one formal title to it. अच्छा, टाइटल क्या होगा? यानी एक लेट्स से एक टाइटल है ज़मीन का, एक डॉक्यूमेंट है, इसको हम टाइटल कह लेते हैं. तो इस टाइटल में एक सिंगल डॉक्यूमेंट है और उसमें लिखा होगा को ओनर, ठीक है, ABC, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू अ न्यू बायर विच इज ABC, एनी न्यू बायर, नो, बल्कि मैं थोड़ी कंफ्यूजन हल कर देता हूँ. यहाँ पे ABC नाम नहीं लिखते इसका हम नाम रखते हैं XYZ. सो XYZ एक न्यू बायर आया, उसके लिए क्योंकि जॉइंट टेनेंसी थी तो उसको लग रहा होगा यार ये एक ही बंदा ओन कर रहा है, अंदर बेशक 4 लोग हैं. सो फॉर प्रैक्टिकल टर्म्स, जस्ट अ सेकेंड, दिस लॉट ऑफ ज़ूम इन, ओके, या देयर वी गो. सो XYZ को लग रहा होगा कि ये एक ही बंदा है जो ओन कर रहा है. अगर वो रजिस्टर्ड लैंड है तो टाइटल ऑफ रजिस्टर में इस तरह से लिखा होगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड लैंड है तो एक ही टाइटल डीड होगी जिसके अंदर सारों के नाम होंगे. Moreover, if the land is registered, there will be one title registered at Her Majesty's Land Registry. So यानी अगर joint tenancy है तो एक ही टाइटल रजिस्टर हुआ होगा जिसके अंदर 4 co-owners, 3 co-owners के नाम होंगे, with each co-owner registered as a proprietor of that title in the proprietorship section of the register. If the land is unregistered, there will be but one set of title deeds specifying the 4 owners. तो जिस तरह मैंने आपको बता दिया. तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया. जाहिर है ये वाला जो आपको प्रोसेस नज़र आ रहा है ये आपको अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में नज़र आएगा. तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का अगर मैं बात करूं तो सिंपल वर्ड्स में, अगर आपने पहले वो बात नहीं पढ़ी हुई, नहीं समझी हुई, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ. 1925 के बाद जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो उसको स्ट्रीमलाइन किया गया. कैसे किया गया कि एक रजिस्ट्रार बना दिया गया हर मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री के अंदर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा रजिस्टर पड़ा है, जिस रजिस्टर के अंदर तमाम डिटेल्स उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एंटर कर दी गई हैं. पहले क्या होता था कि पहले आपको सारी टाइटल डीड्स को सर्च करना पड़ता था, किसने किसको बेचा, किससे इनहेरिटेंस में आया, अब इस पर कोई कॉवेनेंट तो नहीं है, इसके ऊपर कोई इजमेंट तो नहीं है, कोई भी जो कोई मॉर्गेज तो नहीं हुई, आपको सारी डीड्स को सर्च करना पड़ता था. अब आपने एक जगह पर जाना है, और वो कौन सी जगह है? हर मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री. वहां गए तो वहां पर देखा कि जी आपका एक ही खाना है जहां पर सारा कुछ लिखा हुआ है. तो आपके लिए बड़ा इजी हो गया टू फाइंड आउट कि वेदर यू वांट टू बाय दिस प्रॉपर्टी और नॉट. खैर ये तो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात है. बट जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि जॉइंट टेनेंसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जाहिरी तौर पर दुनिया के सामने ऐसे लग रहा होगा कि एक ही मलकियत है, अंदर बेशक 4 हिस्से हैं, उसके 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, टाइटल भी एक है और डीड भी एक है और रजिस्ट्रेशन भी एक है. लेकिन इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, और वो क्या है? वो है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप एज जॉइंट टेनेंट्स. राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ जॉइंट टेनेंसी. और वो क्या है? अब राइट ऑफ सर्वाइवरशिप क्या होता है? सर्वाइवरशिप कहते हैं कि अगर लेट्स से ए और बी प्रॉपर्टी, यहां पर छोटी सी डायग्राम बनाते हैं, ए प्लस बी क्या कर रहे थे? दे वर ओनिंग द प्रॉपर्टी टुगेदर, दे वर को ओनर्स. ठीक है जी. सर्वाइवरशिप का मतलब यह हुआ कि अगर बी की डेथ हो जाती है, लेट्स से बी डाइज, तो उसके सन सी को मिल जानी चाहिए प्रॉपर्टी. लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइंट टेनेंसी की, तो जॉइंट टेनेंसी के अंदर ऐसे नहीं होता. जॉइंट टेनेंसी के अंदर रूल ये है कि अगर
लेट्स से, मैं दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से बी की डेथ हो भी जाती है तो सी विल नॉट गेट द प्रॉपर्टी, उसके बच्चों को नहीं जाएगी, बल्कि जो दो को ओनर्स थे, अब अगर ये 50% का को ओनर था, ये भी 50% का था, नाउ ऑटोमेटिकली ए विल बिकम 100% ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. अब इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ बैड थिंग एट द सेम टाइम, बिकॉज इन अ फैमिली केस, इन अ फैमिली होम केस जहां पर हस्बैंड एंड वाइफ थे ए और बी, वहां तो ठीक है, कोई मसला नहीं है. हस्बैंड मरा तो वाइफ को मिल जाएगी, वाइफ मरी तो हस्बैंड को मिल जाएगी पूरी की पूरी. लेकिन जहां बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं, वहां तो नहीं आप चाहोगे कि आपके पार्टनर को सारा कुछ मिल जाए. वहां तो चाहोगे आप अपने बच्चों को दे जाओ, कभी अपनी बीवी को दे जाओ. तो जो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसको जरा थोड़ा सा देखें यहाँ पे टेक्स्ट को. बाय द वर्च्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल, इफ वन जॉइंट टेनेंट डाइज, हिज इंटरेस्ट ड्रॉप्स आउट ऑफ द जॉइंट टेनेंसी एंड द रिमाइंडर्स कंटिन्यू टू एंजॉय देयर राइट्स ओवर द होल लैंड. द इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट इज, हाउएवर, दैट व्हेन अ जॉइंट टेनेंट डाइज, नो फॉर्मल कन्वेंस और रिटन डॉक्यूमेंट इज नीडेड टू रिफ्लेक्ट द न्यू स्टेटस को. यानी कोई कागज में तब्दीली करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक है प्रोसेस. कैसे ऑटोमेटिक? यार एक जॉइंट टेनेंट था, सॉरी 4 जॉइंट टेनेंट से एक मर गया, तो बाकी तीनों के अंदर डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ चेंज कराने की जरूरत नहीं है. दिस मीन्स दैट जॉइंट टेनेंसी कैन ईदर बी वेरी यूजफुल, दैट इज वेयर इट अवॉइड्स द नीड फॉर फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन व्हेन अ को-ओनर डाइज, और बी वेरी अनफेयर, जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, वेयर अ को-ओनर डाइज एंड इज अनएबल टू लीव एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू हिज फैमिली. तो ये है जी वो कॉन्सेप्ट राइट ऑफ सर्वाइवरशिप का, कि जॉइंट टेनेंसी के अंदर सर्वाइवरशिप जो है वो नेक्स्ट उस बंदे को मिलेगी जो आपका को ओनर जॉइंट टेनेंट है, ना कि आपकी औलाद को. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टेनेंसी इन कॉमन एंड जॉइंट टेनेंसी. ये प्रॉब्लम है जॉइंट टेनेंसी की. इसी वजह से अलॉट मेनी टाइम्स पीपल डोंट वांट टू बी जॉइंट टेनेंट्स अल्टीमेटली, बिकॉज दे वांट टू गिव इट टू देयर चिल्ड्रन. दे डोंट वांट कि जब हम मरें तो ऑटोमेटिकली बाकी. अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक और सिनारियो बनाते हैं. यहाँ पर ना एक थोड़ा सा एक और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और सिनारियो बनाते हैं कि अगर ए, बी, सी और डी, जो मैंने आपको पहले वैसे बोल के भी बताया, लेकिन चलिए ज़रा यहाँ पे बना लेते हैं. अब यहाँ पर सारे जॉइंट टेनेंट्स थे, सब, all 4 of them, they owned a house and they were all joint tenants. D had 2 daughters, X and Y. D की डेथ होती है जनाब. अच्छा, इनकी जो को ओनरशिप थी वो 25% ईच थी. हर बंदे का इक्वल शेयर था, 25% ईच. यू माइट बी वॉन्डरिंग कि ये एक्स और वाई को शायद मिल जाए प्रॉपर्टी. बिल्कुल भी नहीं. अगर तो ये जॉइंट टेनेंसी है तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी सी को, बी को और ए को, विच मीन्स कि अब इनके परसेंटेजेस या अपने इनके जो शेयर्स हैं वो 33.3 समथिंग, जो भी मैथमेटिकल नंबर निकलता है. तो सारे इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे. अगेन पहले भी इक्वल थे, अभी भी इक्वल है. एक मरा, जो मरा उसकी आगे औलाद को नहीं जाएगा, उसकी बीवी बच्चों को नहीं जाएगा, बल्कि जो उसके को-ओनर पार्टनर्स थे उनको चला जाएगा. तो ये जॉइंट टेनेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. अब आगे चलते हैं. जॉइंट टेनेंसी को गेज करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो 4 यूनिटीज है. यानी अगर हमें पता करना है कि फलां बंदा जॉइंट टेनेंट है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमें 4 यूनिटीज को देखना है. क्योंकि यही चीज, अगर 4 यूनिटीज हमें बताएंगी कि आया ये जॉइंट टेनेंट है या ये टेनेंट इन कॉमन है. इस चीज को चेक करने के लिए बिफोर जॉइंट टेनेंसी कैन एग्जिस्ट 4 यूनिटीज मस्ट बी प्रेजेंट. अच्छा, ये यूनिटीज हैं क्या? ये यूनिटीज हैं बेसिकली कि यार ये सारी चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, ये यूनिफाइड होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए. तो सबसे पहली यूनिटी क्या है? पोजेशन. तमाम जो मालिकान है उनका कब्जा, पोजेशन कहते हैं कब्जे को, वो प्रॉपर्टी पे इक्वली होना चाहिए. देयर कैन बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी जॉइंट टेनेंट टू यूज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. ये नहीं हो सकता भाई तू दीवार लगा ले इस कमरे के बाहर, ये चाबी मेरे पास है, ये स्टोर मेरा है, तो इधर तुम नहीं आ सकते, उधर मैं नहीं आ सकता. नो,
जॉइंट टेनेंसी की पहली शर्त यह है कि तमाम लोगों का पोजेशन होगा. This includes the right to participate fully in the fruits of possession, such as receipts of rents and profits derived from the land. यानी अगर आपने वो लीज आउट की हुई है प्रॉपर्टी और उससे जो रेंट आ रहा है, जो भी रेंटल इनकम आ रही है, सब इक्वली सबको मिलेगी. जिसका जिसका जो जो शेयर है, ऑफ कोर्स जॉइंट टेनेंसी में बराबर शेयर होता है तो फिर बराबर से मिलेगी. दूसरा पॉइंट क्या है कि when it comes to the second unity, it's the unity of interest. यानी इंटरेस्ट भी सेम होना चाहिए. देखिए इंटरेस्ट दो तरह के हो सकते हैं. ईदर यू कैन बी अ फ्री होल्ड और अ लीज होल्ड. तो अगर ए और बी को ओनर बनना चाहते हैं और जॉइंट टेनेंट्स बनना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि ए फ्री होल्डर हो, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और बी लीज होल्डर हो. नो, ए एंड बी बोथ नीड टू बी द सेम इंटरेस्ट होल्डर. अगर ए फ्री होल्ड है तो बी भी फ्री होल्ड होगा. अगर ए लीज होल्ड है तो फिर बी भी लीज होल्ड होगा. इट कैन नॉट बी दैट ए इज अ फ्री होल्डर एंड बी इज अ लीज होल्डर. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी एब्सोल्युटली सेम होना चाहिए. अच्छा, और वो कहते हैं द जॉइंट टेनेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मस्ट बी ऑफ द सेम एक्सटेंट, नेचर एंड ड्यूरेशन. ये भी मजे की बात है. यानी ये हो सकता है कि एक बंदे को लीज 7 साल की मिली है, दूसरे को 10 साल की मिली हुई है. नो, द इंटरेस्ट हैज टू बी द सेम, विच मीन्स नेचर एंड ड्यूरेशन. नेचर क्या है? फ्री होल्ड वर्सेज लीज होल्ड. और ड्यूरेशन क्या है? टाइमिंग. तो आपकी टाइम भी सेम होना चाहिए, आपकी नेचर भी सेम होनी चाहिए. तीसरी यूनिटी, टाइटल. This means as a matter of law, all joint tenants must have derived their title from the same document. जनाबे वाला एक डॉक्यूमेंट हो. अब इसमें हमारे पास केस है ये विलर्स वाला, जो कहता है कि एक पेज की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं. उसके पेजेस 8-10 हो सकते हैं, 2 पेजेस हो सकते हैं. डॉक्यूमेंट एक होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि ए के पास अलहदा डॉक्यूमेंट्स हैं, बी के पास अलहदा डॉक्यूमेंट्स हैं. नो, द सेम डॉक्यूमेंट. वो उसकी फोटोकॉपी हो सकती है, बट एज फार एज द ओरिजिनल इज कंसर्न, इट हैज टू बी वन डॉक्यूमेंट आउट ऑफ विच द टाइटल इज कमिंग फ्रॉम. और उस टाइटल डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम मुख्तलिफ लिखे जा सकते हैं, ए बी सी डी, जितने भी जॉइंट टेनेंट्स हैं, बट डॉक्यूमेंट एक होगा. द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट 2 joint tenants derived their title from the same document even though there were 2 pieces of paper. So papers आगे पीछे हो जाए, लेता कोई मसला नहीं. एक डॉक्यूमेंट के 10 पेजेस हो सकते हैं. डॉक्यूमेंट हैज टू बी द सेम. तो यूनिटी ऑफ पोजेशन, इंटरेस्ट, टाइटल. एंड द फोर्थ वन, इट्स द टाइम. कि जिस वक्त आप उस जमीन के मालिक बने हो वो टाइम भी सेम होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 1996 में मालिक बना और दूसरा शख्स जो है वो 1999 में मालिक बना तो अब वो जॉइंट टेनेंट हो सकते हैं. नो, नॉट एट ऑल. बिकॉज उसके अंदर टाइम डिफरेंस आ गया. तो यहां पे एग्जांपल भी दी हुई है. इफ अ वुमन परचेजेस अ हाउस इन 97 एंड इन 1999 ऑन मैरिज ग्रांट्स एन इक्वल शेयर टू द हाउस ऑफ हर हस्बैंड, दिस कैन नॉट बी जॉइंट टेनेंसी. व्हाई? बिकॉज यूनिटी ऑफ टाइम नहीं है. टाइम एक टाइम पर यूनाइटेड नहीं है, अलग अलग टाइम्स है. It would be otherwise if the entire house was reconveyed into the joint names. तो वो एक अलग बात है कि वो एक अदरवाइज सिचुएशन बनेगी कि दोबारा से रिकन्वेंसिंग हो और वो जॉइंट नेम्स के ऊपर ट्रांसफर किया जाए. नो, बट अगर वो सिर्फ ग्रांट कर दिया कि जी मेरा कुछ शेयर इसको हस्बैंड को भी मिल जाए, तो उस सूरत में टाइम की यूनिटी नहीं है. शायद इंटरेस्ट की हो सकता है इंटरेस्ट की भी ना हो, लेकिन शायद इंटरेस्ट की हो, शायद टाइटल की हो जाए, शायद पोजेशन की तो आमतौर पर होती है. लेकिन यहां पर एक मजे की बात यह है कि ये जो चारों रिक्वायरमेंट्स आपके सामने मैंने डिस्कस की, पोजेशन, इंटरेस्ट, टाइटल, टाइम, ये क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट है जॉइंट टेनेंसी की. इफ यू वांट टू बी अ जॉइंट टेनेंट, दैट requires all 4 unities to be present at one given time if joint tenancy has to exist. Otherwise, you cannot be a joint tenant. Let's recap a little bit. हमने पहले बात की कि law of co-ownership after 1925, you can either be joint tenant or tenant in common. Right? When you are joint tenant have
two characteristics primarily: the four unities and no right of survivorship. मीनिंग देयर बाय कि आप मर गए, आपके बच्चे को नहीं मिलना, आपके साथी को मिलना है. तो पहला पॉइंट ये था. दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर यूनिटीज होनी चाहिए. वो क्या होती हैं? यूनिटी ऑफ पोजेशन, टाइम, टाइटल एंड इंटरेस्ट. पोजेशन, इंटरेस्ट, टाइटल, टाइम. कब्जा पूरी जमीन पे एक सारा होना चाहिए हर एक का, सारे जो को ओनर पार्टनर्स हैं. इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, ड्यूरेशन सेम होनी चाहिए. टाइटल एक डॉक्यूमेंट से आना चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं हो सकते. और टाइम एक पर होना चाहिए. तो ये है जॉइंट टेनेंसी के कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम बात करते हैं टेनेंसी इन कॉमन की, तो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में दो लोग अलग अलग अपने अपने घर के हिस्से अलग कर रहे हैं. ये फिजिकल हिस्से अलग नहीं होने आपके. याद रखें, किसी भी टाइप ऑफ को ओनरशिप में आप फिजिकल हिस्से अलग नहीं करते. ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है को ओनरशिप का. सिंपली टेनेंसी इन कॉमन में क्या है? व्हेन टू और मोर पीपल ओन लैंड अंडर टेनेंसी इन कॉमन, इट इज ऑफन सेड दैट दे हैव डिवाइडेड शेयर इन लैंड. दैट इज फॉर एग्जांपल 1/2, 1/5 एक्सेट्रा, इवन दो द लैंड एट प्रेजेंट इज अनडिवाइडेड एंड ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. सो बज़ाहिर जमीन एक नजर आ रही होगी, घर एक नजर आ रहा होगा. ये नहीं है कि आपने घरों को आपने फिजिकली काट लेना है, दीवारें डाल देनी है बीच में. नो, द हाउस इज सिंगल यूनिट, लेकिन the people who co-own it have distinct shares, have divided shares in the land. The land is still undivided, and the tenant in common owns quantifiable shares. A very important and interesting word, quantifiable, because that word we're going to talk about at the time of constructive trust. जब हम उसकी बात करेंगे, क्वांटिफिकेशन, कि आपने बंटवारा कैसे करना है, हिस्सा कितना हिस्सा किसके पास जाएगा. सो जो टेनेंसी इन कॉमन है, उसका जो पहली इंपॉर्टेंट बिट है वो ये है कि हर को ओनर का, हर जो बंदा उस प्रॉपर्टी को मिल के ओन कर रहा है, उसका एक खास मखसूस हिस्सा होगा, विच कैन बी रिलीज्ड इफ एंड व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड. तो जब बिकेगी प्रॉपर्टी तो उस हिसाब से आपको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा. अगर एक बंदे ने 10 मिलियन की प्रॉपर्टी में 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, यानी 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 1 करोड़ में से, तो 90 लाख यानी 90 लाख रुपीस, या आप कह लें कि 9 मिलियन जो है, जिसने इन्वेस्ट किया उसको 9 मिलियन मिलेगा जब सेल होगी, और जिसने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया उसको 1 मिलियन मिलेगा. दस देयर इज यूनिटी ऑफ पोजेशन बट नन ऑफ द अदर यूनिटी. सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. जॉइंट टेनेंसी में चारों यूनिटीज प्रेजेंट होनी चाहिए. टेनेंसी इन कॉमन में सिवाय पोजेशन के, यानी जब आप ओनर हो उस प्रॉपर्टी के, तो फिजिकली आपने बैरियर्स नहीं लगाने. ये नहीं करना कि ये कमरा मेरा तो ये कमरा तुम्हारा, और फिजिकल आप दीवारें खींचते नहीं. को ओनरशिप का ये कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है. आप बेशक जॉइंट टेनेंट हो या टेनेंट इन कॉमन हो, आप फिजिकल पार्टीशन ऑफ द लैंड नहीं कर सकते. तो सिर्फ यूनिटी ऑफ पोजेशन है टेनेंसी इन कॉमन में. अदरवाइज ना तो टाइम सेम होना चाहिए, ना बेशक टाइटल सेम हो, ना बेशक इंटरेस्ट सेम हो. Likewise, the right of survivorship does not apply. तो सर्वाइवरशिप का क्या कानून था? राइट ऑफ सर्वाइवरशिप क्या था कि जो आपका को पार्टनर है या को ओनर है, उसको आपको मिल जाती थी. यहां पर राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अप्लाई नहीं करेगा, यानी जो बच गया उसको मिलने वाला चक्कर नहीं है. यहां पर आपकी जो नेक्स्ट एयर्स हैं उन तक प्रॉपर्टी जा सकती है. So the tenancy in common so that the co-owner may leave his share to the relative on his death. It is for this reason that the tenancy in common is often preferred when co-owners are not closely related by family or business ties. So whenever you are buying a property, especially for the purpose of investment, if you're buying a commercial property, it's always better to go for tenancy in common. Now we are going to understand now onwards that how and where you exist as what status. That is the complex part. So far things have been very easy कि जी अच्छा आप जॉइंट टेनेंट हैं या टेनेंट इन कॉमन है. अच्छा ओके, जॉइंट टेनेंट है तो आपका राइट ऑफ सर्वाइवरशिप है, यानी अगर आप मरे आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, आपके पार्टनर को मिल जाएगा. इसको राइट ऑफ सर्वाइवरशिप कहते हैं. और 4 यूनिटीज़ हैं, टाइम, टाइटल, इंटरेस्ट, पोजेशन. ये चारों मौजूद होनी चाहिए जॉइंट टेनेंसी के लिए. लेकिन टेनेंसी इन कॉमन क्या है? डिवाइडेड शेयर्स हैं, लेकिन अनडिवाइडेड लैंड के ऊपर, यानी ज़मीन के टोटे नहीं करने, ज़मीन के हिस्से नहीं करने. ये नहीं है कि जी ये हिस्सा मेरा तो ये हिस्सा तुम्हारा, तुम फिजिकली दीवारें खड़ी कर लो. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. व्हाट इज़ पॉसिबल
is that the quantified shares of the property, which means that at the time of sale, जिसका जो हिस्सा है उसको वो मिलेगा, money wise, sale proceed wise, not otherwise. ठीक है जी. So that is what we have covered so far. अब हम जरा समझते हैं कि जी आगे किस तरह से को ओनरशिप चलती है. तो पहले बात कर लेते हैं को ओनरशिप बिफोर 1925. सो एलपीए 1925 से पहले का क्या मामला था, ये थोड़ी सी हम हिस्ट्री में जा रहे हैं. और आपको पता है कि जो इन्फोर्समेंट डेट है जिस दिन से एलपीए 1925 स्टार्ट हुआ, दैट वाज 1 जनवरी 1926. तो 1 जनवरी 1926 से पहले क्या मसला था? Before 1st January 1926, it was possible for joint tenancy and tenancy in common to exist in both legal and equitable estates in the land. टेक्निकल बात. ये कह रहा है कि जॉइंट टेनेंसी और टेनेंसी इन कॉमन इक्विटी में भी और लॉ में भी एग्जिस्ट हो सकती थी, दोनों जगह पर एग्जिस्ट हो सकती थी. अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? वेट कीजिएगा, अभी सिर्फ आप बात समझते जाइए जो अभी हो रही है. एन मुमकिन है कि अभी आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे, ये अभी हम अल्टीमेटली डायग्राम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे. अभी आप सिर्फ ये बात ध्यान में रखें कि 1926 से पहले, 1926 से पहले लॉ और इक्विटी दोनों में आप जॉइंट टेनेंट भी हो सकते थे और आप टेनेंट इन कॉमन भी हो सकते थे. While this caused no great hardship for the purchaser investigating one title held by the joint tenant legal owner, if the land was co-owned under tenancy in common, the complexity of transaction increased as the number of tenants in common increased. अगर तो जॉइंट टेनेंट्स थे तो मसला नहीं था, क्योंकि एक ही टाइटल था, उसी के ऊपर सारों के नाम लिखे हुए थे. फॉर एग्जाम्पल, let's make a diagram here. This was the title deed of, let's say, this wonderful house that you see on top of me. There you go. तो इसके टाइटल डीड पे लिखा हुआ था, बिकॉज आपको पता है जॉइंट टेनेंसी के अंदर वन डॉक्यूमेंट से अराइज कर रहा होता है. तो लॉ में ये टाइटल जो था ये ए, बी और सी के नाम था. एंड सो इफ एक्स वाई जी कम्स अप एंड ही आस्क के यार उसको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, so he would find out with just one document. But the problem with tenancy in common would have been in law. तो अब हम लॉ की बात ही कर रहे हैं कि tenancy in common के अंदर क्या हुआ, TIC थी लेकिन टाइटल ए का अलहदा था, बी का अलहदा टाइटल था और सी का अलहदा टाइटल था. Imagine this XYZ goes to A and wants to purchase this property, और उसको बेचारे को तो बड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी to find out कि who B is, who C is. This was very problematic. और उसमें क्या होता था कि A ने let's say कि अगर सेल कर दिया XYZ को, A ने सेल कर दिया XYZ को, अब XYZ खुशी खुशी अपने घर में बैठा हुआ है. टर्न्स आउट कि बी जो है वो अब क्लेम ले आता है अगेंस्ट XYZ कि यार आप, मेरा तो हिस्सा आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं. तो ये वो प्रॉब्लम थी जिस प्रॉब्लम का अभी आपको सोल्यूशन लॉ बताएगा कि 1925 के बाद जो कानून में तब्दीली आई है 1 जनवरी 1926 के अंदर, उसने किस तरह से लॉ के अंदर ये जो एक नेवर एंडिंग लिटिगेशन का प्रॉब्लम थी कि बी या सी या डी या जो भी उसका टेनेंट इन कॉमन का हिस्सा था वो हिस्सा मांगने बोनाफाइडे परचेजर, बिकॉज XYZ हमारा कौन है? हु इज XYZ? XYZ इज अ बोनाफाइडे परचेजर. सो ये जो बोनाफाइडे परचेजर है ये तो बेचारा रगड़ा गया मुफ्त में, इसका क्या कसूर था? व्हाई इज बी सुइंग XYZ? परहैप्स यू कैन से कि ही डिडंट डू द ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली. बट आप उसको देखो ना कि व्हाट आर यू आस्किंग हिम टू डू? इज इट इवन प्रैक्टिकल फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमी कि आप सेल परचेज इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव? I know that there is a concept of emptor caveat, which is that the buyer has to be aware. But at the same time, we are putting too much extra work for XYZ. And एक प्रैक्टिकल चीज़ आ गई कि अब है तो बी ने तो XYZ को सू करना है, बी अपना हिस्सा भी मांग रहा है और सी का भी नहीं पता.
तो ये वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 1925 के बाद से ख़ास तौर पर एलपीए 1925 ने को ओनरशिप के लॉ को रेवोल्यूशनाइज किया है। और अब आप देखिएगा और आप इंप्रेस होंगे कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज किया है कि वो जो नेवर एंडिंग लिटिगेशन है उसको ख़त्म किया जा सके। और वो कॉन्सेप्ट ओवर रीचिंग का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके उसको कवर करते हैं। नाउ ये तो था लॉ 1925 से पहले। अब चलते हैं 1925 के बाद वाली बात।